तो अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स आ गए हैं और हाँ, इनमें कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं बदलावों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि टैक्स फाइलिंग करते वक्त हमसे कोई चूक ना हो। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल मुफ्त है और इससे कोई भी जरूरी अपडेट मिस नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी चल रही है? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए। चलिए पता करते हैं कि इस बार आईटीआर फॉर्म्स में क्या कुछ नया आया है। आज हम इन 5 खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले, फाइलिंग की नई डेडलाइंस क्या हैं? फिर वो कौन से बदलाव हैं जो सभी आईटीआर फॉर्म्स पर लागू होते हैं? इसके बाद हम आईटीआर 1, 4, 2 और 3 में हुए खास अपडेट्स को करीब से देखेंगे और आखिर में रिवाइज्ड रिटर्न से जुड़े नए नियमों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बदलाव हुआ है टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीखों में। इन डेडलाइंस को जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप सैलरी पर काम करते हैं या आपका कोई बिजनेस नहीं है, मतलब आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं, तो आपके लिए आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026। वहीं अगर आपका बिजनेस है लेकिन ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, जैसे आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करने वालों के लिए, तो नई तारीख अब 31 अगस्त 2026 है। और हाँ, जिन मामलों में ऑडिट करवाना ज़रूरी है, उनके लिए तारीख वही पुरानी है, 31 अक्टूबर 2026। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो किसी एक फॉर्म के लिए नहीं है, बल्कि ये लगभग सभी आईटीआर फॉर्म्स पर लागू होते हैं। मतलब ये जानना तो सबके लिए जरूरी है। पहला बदलाव छोटा है लेकिन काफी काम का है। अब आप अपने प्राइमरी एड्रेस के साथ साथ एक सेकेंडरी एड्रेस भी दे सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर पते को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो ये काफी मददगार साबित हो सकता है। अगला बदलाव डोनेशंस यानी दान से जुड़ा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेक्शन 80G और 80GGC के तहत टैक्स में छूट चाहिए, तो अब पहले से ज्यादा डिटेल में जानकारी देनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आए। तो अब अगर आप सेक्शन 80G के तहत दान पर टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं, तो आपको 3 नई बातें बतानी होंगी। पेमेंट कैसे की, यानी चेक से, यूपीआई से या किसी और तरीके से। उस पेमेंट का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या था, और जिस बैंक से पेमेंट की उसका आईएफएससी कोड क्या है। ठीक इसी तरह अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा दिया है, तो सेक्शन 80GGC के तहत अब उस पार्टी का नाम और उसका पैन नंबर देना भी जरूरी हो गया है। और हाँ, ट्रांजैक्शन नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी तो यहां भी देनी ही होगी। चलिए अब आते हैं फॉर्म स्पेसिफिक बदलावों पर। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्म से, आईटीआर 1 और आईटीआर 4। यहां एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव किया गया है। देखिए, पहले क्या था कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने वाले लोग सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी दे पाते थे, लेकिन अब इन दोनों ही फॉर्म्स में 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की जानकारी देने का ऑप्शन दिया गया है। ये वाकई एक बड़ी राहत है। जो लोग आईटीआर 4 फाइल करते हैं, उनके लिए 31 मार्च की तारीख अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। जी हाँ, आईटीआर 4 फाइल करने वालों के लिए एक और बड़ा अपडेट है। अब आपको ये बताना ही होगा कि 31 मार्च को आपके बैंक में कितना बैलेंस था। पहले ये जानकारी देना या ना देना आपकी मर्जी पर था, लेकिन अब इसे जरूरी कर दिया गया है। अब बात करते हैं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की। ये फॉर्म्स खासकर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें कैपिटल गेन या फिर बिजनेस से इनकम होती है। देखते हैं कि इनमें क्या नया है। आईटीआर 3 में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पहले टर्नओवर और इनकम दोनों को एक ही जगह दिखाना पड़ता था, जिससे काफी कंफ्यूजन होता था। लेकिन अब इन दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बना दिए गए हैं। इससे रिपोर्टिंग करना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि साफ सुथरा भी होगा। अच्छा, अगले अपडेट को समझने से पहले जल्दी से एमएसएमई पेमेंट रूल को जान लेते हैं। ये नियम कहता है कि एमएसएमई को पेमेंट अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिनों में, और अगर अग्रीमेंट है तो 45 दिनों के अंदर करना जरूरी है। अब इसी नियम का असर देखिए आईटीआर 3 में। अगर किसी एमएसएमई को पेमेंट करने में देर हो जाती है, तो उस पर जो ब्याज लगता है उस पर टैक्स छूट नहीं मिलती। तो इस अस्वीकृत ब्याज को रिपोर्ट करने के लिए अब फॉर्म में एक अलग से सेक्शन दिया गया है। इसके अलावा
अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर है और ITR 3 फाइल कर रहा है, तो उसे अब 2 नई चीजें बतानी होंगी। फर्म से कितना ब्याज मिला या मिलना था और कितना पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन मिला या मिलना था। ये दोनों जानकारी देना अब अनिवार्य है। और अब आते हैं इस साल के आखिरी और एक बहुत ही जरूरी बदलाव पर। ये बदलाव जुड़ा है रिवाइज्ड रिटर्न से। मतलब अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने के नियम अब बदल गए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब सीधा साधा हिसाब है। अगर अपनी फाइल की हुई रिटर्न में कोई सुधार 31 दिसंबर तक कर लेते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद सुधार करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ये एक नया नियम है, तो इस तारीख का खास ध्यान रखेगा। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जिस तरह से हर साल ITR फॉर्म्स में हमसे से ज़्यादा बारीक जानकारी मांगी जा रही है, जैसे ट्रांजैक्शन ID, पान नंबर वगैरह, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी टैक्स रिटर्न लगभग पूरी तरह से पहले से भरी हुई यानी प्री फिल्ड आएगी? इस पर सोचना तो बनता है।